लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरणों को पढ़ने के बाद आज से हम लोग अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अजंत स्त्रीलिंग शब्द में आ, ई अंत वाले वर्ण आते हैं। इसका कारण है कि ये अजंत स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं वो स्त्रीत्व विवक्षा में टाप, डाप, चाप, नीश, नीन, ऊन आदि प्रत्यय होकर के बने होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आकार से आरंभ होता है कोई भी शब्द। जैसे रमा शब्द आकारांत शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं अधिकांश, परंतु दार एक ऐसा शब्द है जो अजंत स्त्रीलिंग शब्द भी है। लेकिन ऐसे कुछ ही शब्द मिलते हैं जो अकारांत हो और स्त्रीलिंग भी हो। बहुतायत शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। इसीलिए यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से रूप सिद्धि शुरू करते हैं। दूसरी बात यहाँ यह याद रखिए कि आपने अजंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ लिया है। इसके अनेक सूत्र अजंत स्त्रीलिंग में भी आएंगे और ऐसे ही आगे के प्रकरणों में भी वो सूत्र आते रहेंगे। इसीलिए यह आवश्यक हो गया है कि उन सूत्रों को पहले हम लोग जान लें, आवृत्ति कर लें, उसको याद कर लें, एक बार पुनः स्मरण कर लें, उसके बाद अजंत स्त्रीलिंग को पढ़ें। जैसा कि आपने कुछ इत्संज्ञा विधायक सूत्रों को पढ़ा था, जो 21 प्रत्यय हैं, 21 विभक्तियां हैं, उनमें विभक्ति के कुछ शब्दों का लोप होता है, इत्संज्ञा और लोप। जैसे जस में ज, शस में श, और कहीं पर सकार का लोप होता है। नसी नस इत्यादि में नकार की इत्संज्ञा होती है। तो इसके लिए मुख्य सूत्र लशक तद्धिते, प्रत्यय के आदि लशक वर्ग की इत्संज्ञा हो तो शस में श की इत्संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही चूटू से कहीं पर चवर्ग और टवर्ग का होता है, नकार का लोप होता है। तो इन चीजों को आप याद रख लीजिए, ये इत्संज्ञक सूत्र हैं और तत्स्य लोप से लोप हो जाता है। तो ये तो बात रही तस्य लोप से लोप और इत्संज्ञा की। इसके पहले चूंकि यह स्त्रीलिंग प्रकरण है, यहाँ पर न्याय प्रातिपदिका से न्यंत होने के कारण, आवंत होने के कारण और प्रातिपदिक होने के कारण स्वाद्युत्पत्ति होगी। न्यंत, आवंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि विभक्तियां होती है। तो यहाँ न्यंत शब्द होंगे या आवंत होंगे। जैसे रमा शब्द है, यह आवंत है, तो आवंत शब्द होने के कारण स्वाद्युत्पत्ति होगी। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कृतधित समासाश्च और अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, इन दोनों से किया ही जाता है। जो व्युत्पन्न होंगे वहां पर तो कृतधित समासाश्च से, और अव्युत्पन्न शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति आदि कार्य वैसे ही होंगे। जहां एक वचन होगा वहां पर द्वैकय और द्विवचनिक वचन से, द्वित की विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में एक वचन, और बहुषु बहुवचनम से बहुत की विवक्षा में बहुवचन के प्रत्यय आएंगे ही आएंगे। तो इस रूप से उन सूत्रों को, जो प्रारंभिक सूत्र हैं, उनको आप स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो इसमें प्रमुख सूत्र हैं, खास करके आपने देखा अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वनाम स्थान के सु, औ, जस, अम, औट, इसमें कुछ अलग नियम आते हैं और उसमें कुछ अलग से सूत्र आते हैं, और उसमें उन नियमों के लिए सूत्र आते हैं। तो इस रूप से आप सु, औजस, अम, औट प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के लिए कई सूत्रों को पढ़ा है। एक सूत्र वहां आता है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। आप संधि के नियमों को जानिए। संधि में इकोयणचि, वृद्धिरेचि, अकसवर्णे दीर्घ, आदि गुण, ये 4 सूत्र हैं और इन्हीं चारों सूत्रों की आवश्यकता यहां पड़ती है। जैसे सु में तो ऋतु विसर्ग हो जाता है, सौ रू को याद कीजिए, खरबसानी और विसर्जनीय को याद कीजिए, तो ये संधि प्रकरण के आ जाएंगे। उसके बाद औ जब आएगी विभक्ति, तो औ विभक्ति में क्या हो सकता है, रमा है, औ है। ऐसी स्थिति में यहाँ वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है, और जहां जस में अस बचेगा, सस में अस बचेगा, वहां सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है कि वहां इकोयणचि की प्राप्ति हो। तो ये संधि के सूत्रों को याद कर लीजिए। ये याद रखिए कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में 2 ऐसे सूत्र हैं जहां पर अकसवर्णे दीर्घ और वृद्धिरेचि की भी प्राप्ति होती है,
और प्रथमयोः पूर्व सवर्ण की भी प्राप्ति होती है। प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर, और अच परे होने पर गुण भी होता है। वहां पर दीर्घा जसी च निषेध करने के लिए आता है। दीर्घ से जस और इच परे हो तो दीर्घ तो रमा होगा ही, इससे जस का अस होगा और इच में औट औ ये दो विभक्तियां आएंगी, यहां पर निषेध हो जाएगा। तो दीर्घा जसी च से दीर्घ से जस और इच परे होने, तो जस में निषेध करेगा ही, इच में आ जाएगा औट और औ, तो वहां पर वो निषेध कर देगा। अम विभक्ति में अमी पूर्व से, यहां पर सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त होगा। अमी पूर्व से पूर्वरूप एक आदेश हो जाता है। सुविभक्तियों में आपने देखा होगा कि कई जगह हलन्यादि लोप होते हैं, हलंत ज्ञंत, खास करके विशेष रूप से संबुद्धि के सु में हलन्यादि लोप होते हैं। तो हलन्यादिभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रयुक्तम हल, इस सूत्र को भी याद कर लीजिए। इसमें कुछ और पुराने सूत्र आते रहेंगे, उनकी भी आवृत्ति याद कीजिए। उन सूत्रों में 3 सूत्र आएंगे जहां पर नकार को नकार करना होगा। जैसे आम विभक्ति में ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत से परे, तो आप यहां होगा, या हो सकता है नदी संज्ञा हो जाए, नित्य स्त्रीलिंग शब्द मिले, तो यहां पर नुट का आगम होगा। और जब न होगा तो यदि रेफ अथवा मूर्धन्य शकार होगा तो अटकुपांग व्यवाय पी से अणत्व प्राप्त, तो अटकुपांग व्यवाय पी और ह्रस्व नद्यापो नुट, इन दोनों सूत्रों को याद कीजिए। ये पहले के ही सूत्र हैं, पहले के आए हुए हैं। इसी प्रकार नेराम नद्याम्निभ्यः, नद्यंत आवंत और नी शब्द से परे नी को आम करता है, तो आवंत शब्द होंगे नी विभक्ति को आम कर देगा। तो नेराम नद्याम्निभ्यः, ह्रस्व नद्यापो नुट, अटकुप्वांग व्यवायेपि, ये 3 सूत्र हो गए। और संधि के 4 सूत्र हो गए, और इत संज्ञा लोप करने वाले सूत्र हो गए हलंगाभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रयुक्तम हल। इतने सूत्रों को याद रखें।